जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास मैंने बोला था कि मैं जीके और करंट की क्लास स्टार्ट कर दूंगा, तो आज से हमारा शुभारंभ होने वाला है। लेकिन हम लोग मैंने एक थोड़े और अच्छा एक तरीका निकाला है कि हम लोग शायद करंट से लेके बेसिक की ओर बढ़ेंगे तो ज्यादा हम लोग ज्यादा चीजों को जोड़ पाएंगे और ज्यादा समझ पाएंगे। तो आज की हमारी पर्यावरण संबंधित वन्यजीव संरक्षण क्लास लेने वाला हूं। इससे संबंधित अब आपसे किसी भी फैक्ट का, किसी भी प्रकार का आपसे प्रश्न यदि पूछा जाता है, चाहे वो लिखित पेपर में हो, चाहे वो आपसे इंटरव्यू में हो, तो आप 100% इस प्रश्न का उत्तर देने की तैयारी में रहेंगे। तो यहाँ से हम लोग सीधे शुरू करते हैं क्लास फर्स्ट। और आपको जो जो चीजें मैं याद या जो जो चीजें आपको पढ़ाऊं, बिल्कुल आपको ईमानदारी से पढ़ना है। और देखो, मुझे पता है कि धर्मगुरु का लेवल क्या है, धर्मगुरु में कहाँ तक, किस स्तर तक के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उसी स्तर से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ना मुझे आपको अपना वीडियो या यूट्यूब में ज्यादा वॉचिंग टाइम बढ़ानी या फेमस या कमाने के ऐसे कोई उद्देश्य में मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन इतनी आपसे मेरा इतना अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा आपसे कि आप ईमानदारी से, मैं बड़ी मेहनत से बहुत शॉर्ट रूप में आप तक पहुंचाऊंगा सामग्री, तो आप उसको लिखते जरूर चलिएगा। एक बार आपको सुन लेना है और सुनते हुए जितनी बातें आए तो वो आपको रिवाइज कर लेना है अपने दिमाग में। दूसरी बार में आपको नोट्स में क्या क्या फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, और वही फैक्ट फिर उससे आगे कोई फैक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपसे पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले तो अब मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। पर्यावरण दिवस हमारा आप लोग जानते होंगे, सब लोग, मुझे लगता है कि सारे विद्यार्थी जानते होंगे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बना है। लेकिन विश्व वन्य जीव दिवस ये आप लोगों को नहीं पता होगा, तो ये थोड़ा आपको याद रह जाए तो ठीक है। नहीं है तो ये हमारा 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ये 2013 में शुरुआत होती है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। एक होता है हमारा टाइगर विश्व बाघ दिवस। इसको थोड़ा आपको विशेष याद रख लेना है, क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। यहाँ पे आप लोग याद रखना, आपको चीते और बाघ में कंफ्यूज मत हो जाना है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों के लिए अलग अलग एक महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है, जो भी प्रोजेक्ट है चलाए। तो विश्व बाघ दिवस हमारा 29 जुलाई को। मुझे लगता है ये 2 चीजें पता नहीं होंगी हमारे साथियों को, 3 मार्च वाली और 29 जुलाई वाली। ये 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में एक हमारे वो वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति पुतिन जी द्वारा ये स्टार्ट जो योजनाएं, नियम, कानून लागू किए गए बाघों के संरक्षण के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई का वो दिन था, तो यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। तो विश्व बाघ दिवस हमारा 29 जुलाई, ये जरूर याद रख लेना। धोखे से इसमें आपको कंफ्यूजन, ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। अब आएंगे हम लोग अपना नेक्स्ट पे कि आखिर इसके अगले में हम लोगों को क्या समझनी है। पहले तो आप 3 चीजें समझेंगे हमारे देश में जो संरक्षण के लिए, वन्यजीव संरक्षण के लिए, विशेष तौर पर टाइगर बाघ के लिए और दूसरा चीतों के लिए चलाएगा। पहला तो हमारा वन्यजीव जो वाइल्ड लाइफ में थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा, यदि वन्यजीव प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें सभी जीव जंतु, वन्य प्राणियों के लिए इसमें संरक्षित संवर्धन करने के नियम है। एक है हमारा टाइगर प्रोजेक्ट, ये 1973 में हमारे देश में शुरू किया गया था। जो टाइगरों की संख्या, घटती हुई संख्या को उस समय की समकालीन सरकार द्वारा चिंता व्यक्त की गई और प्रोजेक्ट लाया गया, जिसमें हमारे यहाँ की जो पर्यावरण जो विविधता है वो बची रह सके या बचाई जा सके। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट 1901 आता है हमारा चीता प्रोजेक्ट। यहाँ दोनों में फंसने की संभावना है, बहुत अच्छी तरह समझ लेना है। ये 2022 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। 17 सितंबर 2022 की बात है। ये मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। 2022 में 8 चीते अफ्रीका के
एक तो दक्षिण अफ्रीका है, एक अफ्रीका, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना है। अफ्रीका एक महाद्वीप है और दक्षिण अफ्रीका उसी महाद्वीप का एक पार्ट, एक देश है। तो 8 देश नामीबिया से लाए गए, वो 8 चीते नामीबिया से ले लाए गए, नामीबिया से। अब इनकी थोड़ा कहानी समझ लेते हैं हमारे चीते महानुभाव की। पहले तो चीते महानुभाव की कहानी सुनने के लिए आपको मैं मिटा दे रहा हूं, आप जरूर लिखते जरूर चलना आपको, यदि याद रखना है आगे के लिए भी। और आप दूसरे से चर्चा, इतना आपको सामग्री उपलब्ध मैं जरूर करवा दूंगा कि आप दूसरे से भी चर्चाएं एक नैतिक दृष्टिकोण से, एक नैतिक सिद्धांतों से कर सकते हैं। इनकी हमारी भारत सरकार द्वारा 1952 को चीता मुक्त देश कर दिया गया। 2022 17 सितंबर को हमारे 70 साल बाद चीतों की स्थापना शुरू होती है। पीएम मोदी जी के जन्मदिन पर नामीबिया से 8 चीते मंगाए जाते हैं। 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, ये मंगाए जाते हैं 18 फरवरी 2023 को। 2023 में टाइगर प्रोजेक्ट के हमारे 50 वर्ष पूरे होने वाले थे। कोई भी ऐसी घटना आपकी नज़र में करंट में यदि ऐसी हो, या आपकी कोई ऐसा अभी वर्तमान में कोई समय हो, या ये 2025 या 24 में कोई किसी के 25 वर्ष पूरे हुए हो, किसी के 50 वर्ष पूरे हुए, किसी के 75 या 100 वर्ष, तो ऐसी चीज़ें आपसे पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ये आपसे पूछ लिया गया है 8 नामीबिया से, लेकिन 12 दक्षिण अफ्रीका से लाए गए, ये नहीं पूछा गया है। आने वाला एक केन्या देश है वही अफ्रीका का, वहां से चीते लाने का एक प्रस्ताव रखा गया है, ये केन्या से मंगाई जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, हर बात आपको एक एक बात समझते चलना है कि आखिर क्या है चीता प्रोजेक्ट। और इसमें दोनों चीजों का, चीतों का संरक्षण और संवर्धन के लिए 70 साल के बाद स्थापना दोबारा देश में की गई। अब आते हैं हम लोग 2018 की, आप बात कर लें, एक सर्वे आता है, भारत देश में 2966 बाघों की संख्या होती है, लेकिन 2023 तक पहुंचते पहुंचते 5 वर्ष में ये संख्या होते जाती है 3682। इसमें लगभग 24% का इजाफा होता है। तो ये भारत सरकार के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास माना जाएगा मेरे हिसाब से। और यहाँ तक पर हमारे यहाँ पे ये मैं बाघ की बता रहा हूँ बात, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना है। ये हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, इसकी वह चर्चाएं चल रही हैं कि ये है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा और आगे। अब हमको क्या क्या चीजें याद रखनी है। ये अच्छा काम किया है, कार्य किया है वन्य जीवों के क्षेत्र में वर्तमान सरकार के द्वारा। जितना भी मानवों के लिए करना चाहिए, अब वो उतना ही वन्य जीवों के लिए हमारी जवाबदेही बनती है मनुष्य होने के नाते, क्योंकि हमको बौद्धिकता के स्तर पर मनुष्य जानवरों से अलग किया जाता है। तो ये हमारी जवाबदेही या नैतिक उत्तरदायित्व बनता है हमारा, क्या उनकी सुरक्षा और उनके लिए, उनकी समृद्धि के लिए प्रयास किए जाए, जो वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये हमारे प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत मूल्यवान या लाभदायक है। तो ये चीजें प्रयास चल रहा है हमारा, और सफल भी रहा कहीं ना कहीं तक। अब थोड़ा हम लोग और आते हैं। एक आपने हैली राष्ट्रीय उद्यान, मुझे लगता है नहीं सुना होगा, लेकिन आज आप लोग सुन लेंगे कि हैली राष्ट्रीय उद्यान क्या है। भारत सरकार, भारत देश में हमारे सबसे पहले 1936 में एक हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए रखा गया। लेकिन इस 1957 में हमारे जिम कॉर्बेट, आज आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जिम कॉर्बेट, आपको पता होगा उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है। ये हमारा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका पहला
पहले नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन बाद में जिम कॉर्बेट किया गया। अब इन जिम कॉर्बेट महानुभाव जी के बारे में, महान प्रकृतिवादी और हमारे संरक्षणवादी थे, प्रकृति प्रेमी थे, तो इनके नाम पर ये किया गया 57 में। अब थोड़ा और आगे चलेंगे हम लोग कहानी समझते हुए। देखो, आप लोगों को घबराना नहीं है, मैंने बताया मैं पूरा करंट करवा दूंगा। करंट में कुछ नहीं है। देखो, मैंने एक कवर किया ये सारी चीजें, चीते, टाइगर और वन्य जीव, कौन कौन सी डेट है जो आपसे पूछी जा सकती है, मैं सारी कवर करवा दूंगा, आपको इसकी टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। अब ये जिम कॉर्बेट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, वो सबसे ज्यादा इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो इसलिए ये पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट या सबसे ज्यादा बाघों की संख्या, तो जिम कॉर्बेट सबसे पहला, जिम कॉर्बेट। तो आपको याद रखना है कहाँ है, उत्तराखंड में। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न और यदि आप याद रखना चाहें तो सबसे बड़ा, ये हमारा लद्दाख में है हेमिस। ये हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारे लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हेमिस। और सबसे जो दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान उनमें से एक है, और लगभग 4 से 5000 फीट की ऊंचाई पर है समुद्री स्तर से। ये याद रखना है आपको। आप रखना चाहें तो एक सबसे छोटा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है साउथ बटन, एक सेकंड, साउथ बटन आइलैंड। ये 5 किलोमीटर, 5 वर्ग किलोमीटर की उसमें फैला हुआ है। एक यदि और इसी से आप फैक्ट याद रखना चाहें तो रख लेंगे, कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये मणिपुर में है, क्योंकि मणिपुर फिर से विवादों में आ गया है और फिर से हिंसा वहां भड़कने लगी है, तो मैंने सोचा कि ये कीबुल लामजाओ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और यदि एक चीज आप याद रखना चाहें तो अब आता है हमारा जो चर्चाओं में रहा है उस पर आ जाते हैं। ये हमारा सारा बैकग्राउंड हो गया है पूरा। अब बैकग्राउंड से निकल के आते हैं हम लोग। अब हमारे देश में 58 टाइगर रिजर्व, तो टाइगर प्रोजेक्ट हमारा 1973 में शुरू हुआ था, तो उसके तहत अब 58वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान को। और वर्तमान में आप लोगों ने चर्चा ये 9 मार्च को हमारी हुई थी, तो 9 मार्च की चर्चा में पहली बात तो पहली चर्चा तो हमारा 58वां टाइगर रिजर्व, और एक है वनतारा प्रोजेक्ट। ये दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है कि वनतारा क्या है, और इसमें शायद हमारे कर्मकांड वाले लोगों को भ्रमित या भ्रम में पड़ने की सबसे ज्यादा आशंका है मुझे। तो इसलिए ये दो चीजों, ये तो मुझे लग रहा है कि 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट हमारी एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, और जिसमें हमारा बहुत अच्छा महत्वपूर्ण जो भी प्रयास किए गए हैं उसकी अभी बहुत ज्यादा मतलब अधिकतर सफलता मिली है। तो इसलिए आपको थोड़ा याद रखना है। अब ये थोड़ा 58वें टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया, पहले तो आप ये समझ लें, एक होता है अभ्यारण्य, ठीक है, एक होता है राष्ट्रीय उद्यान, और एक होता है टाइगर रिजर्व। इसको आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये केवल इतनी समझ लेना है। अभ्यारण्य में आप सारे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन ये उतने मजबूत या तो उतने कड़ाई से लागू नहीं किए जाते। इसमें सारी गतिविधियां एक सामान्य तौर पर होती रहती हैं, और ये अभ्यारण्य राज्य सरकार द्वारा घोषित कर दिया जाता है। एक होता है राष्ट्रीय, एक केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। अब इसको मान लेते हैं हम लोग को, इसके नियम कानून 25% कड़े या मजबूत या कठिन बनाए गए हैं, कठोर, और इसके बनाए गए हैं 75%।
इसमें नियम कानून शर्तें रखी जाएगी कि इस जगह पर कोई गतिविधि नहीं होगी मानव की, यहाँ से कोई चीज ना तो किसी के द्वारा तोड़ी जा सकती है, ना वहाँ कोई जा सकता है जिसमें किसी भी वन्य जीव को नुकसान। इसमें 100% की होती है। इसमें बहुत सख्त नियम कानून होते हैं जो टाइगर रिजर्व होता है। इसमें एक होता है कोर, एक होता है हमारा एक बाहरी जो जोन एरिया टाइगरों का। तो आप यहाँ तो थोड़ी गतिविधियां हो सकती है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह एंट्री बैन होती है। जो कोर जोन होता है, कोर एरिया होता है, तो इसमें 100% नियम बहुत कड़ाई से लागू होते हैं। तो अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, इसमें आप लोगों को अंतर अब समझ में आ गया होगा, आप कंफ्यूज मत होना। ये अब जो भी हमारा राष्ट्रीय उद्यान है इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है, और अभ्यारण्य को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल सकता है। ये नहीं है कि आप जब कोई राष्ट्रीय उद्यान बने उसके बाद ही टाइगर रिजर्व बन सकता है। तो ये आपको 58वां, ये शिवपुरी जिले एमपी का, शिवपुरी जिले मध्य प्रदेश में आता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब इसमें थोड़ी और चीज हमको आप लोगों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जो बाघों की संख्या है वो मध्य प्रदेश में ही है, टाइगर स्टेट के नाम से। यदि आपसे ये एक शब्द में उत्तर प्रश्न पूछा जा सकता है कि टाइगर स्टेट के नाम से जाना जा सकता है तो मध्य प्रदेश को, तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। 9 टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश को टाइगर, क्योंकि सबसे बेहतरीन जो प्रदर्शन किया था वो एमपी से ही हुआ था, सबसे ज्यादा जो संख्या बढ़ी थी। लेकिन जिम कार्बेट में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है, वो पर्टिकुलर एक में है। अब यहाँ से थोड़ा और हम लोग आगे चलेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग, जो आपको और थोड़ी जानकारी रखने की जरूरत है। एक है जिम कार्बेट, एक जिम कार्बेट तो हो गया हमारा, एक है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में है, और गिर ये जूनागढ़ में है, गुजरात। आपने देखा होगा कि आपने चीते देखे होंगे, बाघ देखे होंगे, और एक बब्बर शेर ज्यादातर देखे होंगे। तो कोई आपने मूवी में देखे हो या कोई वाइल्ड लाइफ ऐसा कोई चैनल हो जो आप देखते होंगे, तो इनको बब्बर शेरों को एशियाई शेर भी बोलते हैं। जो हमारे भारत में एकमात्र जूनागढ़ गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो इससे बात बन जाती है कि हमारे भारत देश में बब्बर शेर या एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो गिर में, ये आपको याद रखना है। इसके आगे यदि ये चीज और आप याद रख सके तो आपको याद रख लेनी है वनतारा। अब मैं वनतारा पे लौट रहा हूँ, ये 58वां तो हमारा हो गया चर्चा में, वनतारा आ जाती है। आखिर वनतारा है क्या? देखो, वनतारा गुजरात के एक जामनगर में एक वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, उपचार, स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें लगभग 3500 एकड़ में, पहले तो ये जामनगर 3500 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर होगा क्या, ये याद रखना है आप लोगों को। यहाँ पे जो भी हमारे बीमार वन्य जीव हैं, हो कोई भी, ये याद रखना है। और पहले तो याद, हमारे यहाँ मोदी जी के द्वारा यहाँ का भ्रमण किया गया है, तो अब काफी चर्चाओं में है, और लगभग मुझे लगता है 5 से 7 घंटे उनके द्वारा वहां पे बिताए गए। और आपका उनका वन्यजीव प्रेम भी देख सकते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो मानवों के साथ साथ तो जीवों में भी कितनी अपनी रुचि रखते हैं। तो जामनगर में ये अनंत, जो हमारे जाने माने बिजनेसमैन हैं, मुकेश अंबानी जी के पुत्र अनंत अंबानी, ये तो नहीं पूछेंगे लेकिन आपको थोड़ा याद रखने के लिए बता रहा हूं, इनके द्वारा ये वनतारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और इसमें कोई भी जो लुप्त प्राय प्रजाति हो वन्यजीव की, संवेदनशील या लुप्त होने की कगार पर हो, या बीमार हो, या उनका कोई स्वास्थ्य संबंधी चीजें हो, तो सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इस प्रोजेक्ट के वो वनतारा उस जगह पे शुरू की गई है। तो किसी भी ऐसा कोई वन्यजीव है जो
मतलब ज्यादा संवेदनशील है वो प्रकृति के नजरिए से या हमारे पर्यावरण की, तो वहाँ पे उसका उपचार किया जाएगा। और लोगों के लिए प्रदर्शन के लिए या मतलब प्यार बढ़ाने के लिए वन्य जीवों के प्रति जो अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा संवेदनशील है कि अवैध खा बाघों को मारकर या हाथियों के अंदर कुछ विस्फोट खिलाकर उनको मार दिया जाता है। तो ये संवेदनहीनता वाली मानवों से चीजें हटाने की उनका प्रकृति मतलब वन्य जीव प्रेम बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें स्टार्ट, तो ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसे कार्यक्रम हमारी सरकार को, देश की सरकार को शुरू करते रहना चाहिए कि जिसमें हम लोगों को भी जवाबदेही बनती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे अपना नैतिक उत्तरदायित्व निर्वहन करें या अपना कर्तव्य निभाएं। तो ये सारी चीजें, अब मुझे लगता है कि इससे आगे आप लोगों से कोई ऐसी पूछने की अब या ऐसा कोई हमारा फैक्ट नहीं रह गया है तो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं जितनी भी चीजें आपको पढ़ाऊंगा क्लास में कोई भी टॉपिक से संबंधित, उतनी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाया या पढ़ाई जा सकूं तो पढ़ाऊं कि जो आपसे कोई भी ऐसा प्रश्न पूछा है। देखो मैंने बताया था कि मेरी जो भी क्लास होगी वो आपकी रिटन पेपर के साथ साथ इंटरव्यू के संबंधित में भी होगी। तो ये सारी चीजें अब आप लोग थोड़ा विकसित या व्यापक दृष्टिकोण से सोचना है कि आखिर ये हमारे यहाँ क्यों महत्व